नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। सीरिया में तख्ता पलट होने के बाद आखिरकार हालात कैसे बने हुए हैं और इस तख्ता पलट के वजह से किसको फायदा होने वाला है? क्या इजराइल का कब्जा सीरिया पर होने वाला है? क्या सीरिया 5 टुकड़ों में बंट जाएगा? तख्ता पलट के पीछे आखिरकार किसकी साजिश है? इन तमाम बड़े सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम देंगे। सीरिया में असद का तख्ता पलट होने के बाद से इजराइल अब तक 500 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कमांडर जुलानी को मोहरा बनाकर तुर्की ने असद शासन का अंत करवाया और अब कमांडर जुलानी की आड़ में इजरायली सेना सीरिया के इलाके पर कब्जा करने में जुट गई है। कुछ जानकारों का दावा यह भी है कि कमांडर जुलानी तुर्की के ट्रैप में बुरी तरह से फंस चुका है। अब सवाल यह भी बहुत बना हुआ है और ये बड़ा सवाल है कि क्या मध्य पूर्व का ऐतिहासिक देश जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यानी सीरिया अब 5 टुकड़ों में बंट जाएगा? 13 साल लंबे चले गृह युद्ध और हालिया सशस्त्र विद्रोह के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया। इसके बाद सीरिया के अलग अलग हिस्से के लिए कई दावेदार खड़े हो गए हैं। असद परिवार का 53 साल तक चले वर्चस्व के खात्मा होते ही सीरिया के कम से कम 5 टुकड़ों में टूटकर बिखर जाने का खतरा बढ़ गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो तख्ता पलट हुआ, जो इतना बड़ा यहाँ पर एक राजनीतिक चेंजेस हुए हैं, उसके पीछे क्या रिपोर्ट्स आती हैं और उनमें क्या दावे होते हैं। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि तुर्की ने इस साल की शुरुआत में असद सरकार से संबंध सामान्य करने की पेशकश की थी, लेकिन राष्ट्रपति रहे असद ने तब कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी और इसी के बाद तुर्की ने एसटीएस विद्रोही गुटों को हमले के लिए हरी झंडी दिखा दी। आरोप है कि इस पूरी प्लानिंग में तुर्की के साथ साथ इजराइल भी शामिल रहा है। यानी तख्ता पलट न सिर्फ तुर्की ने किया है बल्कि इसमें माना जा रहा है कि इजराइल का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब इजराइल ने इस मौके का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। यही वजह है कि जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या तुर्की के एर्दोआन अमेरिका और इजराइल के बिछाए जाल में फंस गए हैं। सीरिया में बशर अल असद की सरकार भले ही ईरान की करीबी थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा सहयोगी रूस रहा है। अब यहाँ पर आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार रूस की भूमिका यहाँ पर क्या रहने वाली है और किस तरीके से रूस को ने जिस तरीके से शरण सीरिया के राष्ट्रपति को दी है, अब आगे रूस का कदम क्या होने वाला है। जिस तरीके से तुर्की ने खंजर घोंपा, उसको लेकर रूस का रुख क्या रहेगा। खबर है कि ऐसे में असद सरकार को गिराने में मदद करना यानी रूस को धोखा देना के बराबर ही है। दरअसल पुतिन के गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन ने सीरिया के मसले पर तुर्की को लेकर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, सीरिया एर्दोआन के लिए एक जाल था, यहां उसने एक रणनीतिक गलती की है। तुर्की ने रूस को धोखा दिया है, उसने ईरान को धोखा दिया है और अब वो बर्बाद हो चुका है। दुगिन एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिलोसोफर हैं और वो औपचारिक तौर पर पुतिन के साथ काम नहीं करते हैं, लेकिन पुतिन के ज्यादातर फैसलों में उनका प्रभाव काफी रहा है और ये बहस का विषय भी रह चुका है। हालांकि कुछ लोग उन्हें पुतिन का दिमाग भी कहते हैं। दुगिन पुतिन के बहुत बड़े समर्थक हैं, प्रशंसक हैं और यूक्रेन के खिलाफ जंग को सही ठहराते रहे हैं। ऐसे में दुगिन ने एर्दोआन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह तय है कि रूस तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इस तरह के विश्वासघात के बाद ये उम्मीद करना मुश्किल है कि रूस मुसीबत के समय तुर्की की मदद के लिए आगे आएगा और मुसीबत कभी भी समय समय पर किसी के सामने भी खड़ी हो सकती हैं। उधर दूसरी ये जानकारी मिल रही है कि रूस ने इसका बदला लेने के लिए यूक्रेन के साथ जंग को और तेज कर दिया है। तुर्की भागा कमांडर जुलानी, सीरिया पर इजरायली कब्जा।
24 साल से सीरिया पर एक छत्र राज करने वाले बशर अल असद को इस्लामी चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस ने सिर्फ 10 दिन में सीरिया से भगा दिया। लेकिन अब खबर आ रही है कि जब से इजरायली सेना ने सीरिया पर भयानक जमीनी और हवाई हमले शुरू किए हैं, उसके बाद से दावा किया जा रहा है कि इजरायल सीरिया के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है और पूरे सीरिया पर कब्जा करने की कोशिश में जुटा है। हम इन 3 तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि लोमड़ी की तरह चालाक और शातिर इजरायली सेना ने सीरिया में ऐसा भ्रम युद्ध शुरू कर दिया है जिसमें हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस का मुखिया चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जूलानी बुरी तरह से फंस गया है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि कमांडर जूलानी ने डंके की चोट पर कहा कि उसे मोहरा बनाया जा रहा है और अब कोई भी देश हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस का साथ देने को तैयार नहीं है। इधर इजरायली सेना सीरिया में मौजूद मिसाइल सेंटर, सीरियाई सेना के टैंक, तोप, रॉकेट लॉन्चर, यहां तक कि हथियारों से जुड़ी केमिकल फैक्ट्री को भयंकर हमलों से तबाह कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट से जुड़े एक्सपर्ट्स का दावा है कि इजरायल मौके का फायदा उठाते हुए पूरे सीरिया पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिका भी शामिल है। जो तस्वीरें सीरिया के गोलान हाइट्स और दूसरे इलाकों से आ रही हैं, उसमें साफ देखा जा सकता है कि इस वक्त इजरायली सेना ने गाजा और लेबनान की बजाय सीरिया पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली हमलों से जुड़ी कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन तक चकरा गए हैं। फ्रांस ने तो यहां तक कह दिया है कि इजरायली सेना को सीरियाई इलाकों से तुरंत निकल जाना चाहिए, जबकि जर्मनी और ब्रिटेन ने इजरायल से कहा कि वो सीरिया पर हमला करने में संयम और सावधानी बरतें। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं और पूरे सीरिया पर हमले कर रहे हैं। जरा देखिए इजरायली सेना ने सीरिया का क्या हाल किया है। मिडिल ईस्ट की मीडिया ने दावा किया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीरिया में ग्रेटर इजरायल मिशन शुरू कर दिया है, जिसमें पूरे सीरिया पर कब्जा शामिल है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका है। असद की सत्ता जाने के बाद सबसे बड़ा फायदा इजरायल को हुआ है, क्योंकि उसने एकदम सही मौका देखकर सीरिया के खिलाफ हमला बोल दिया है। सीरिया पर इजरायल ने कम से कम 500 हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना का अनुमान है कि उसने सीरियाई सेना की लगभग 80% रणनीतिक क्षमताओं को नष्ट कर दिया है। सीरिया की नौसेना पर हमले कर कई जहाजों को डुबो दिया गया। इतना ही नहीं, इजरायली सैनिकों ने सीरियाई सेना के नियंत्रण में एक बफर जोन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसमें रणनीतिक रूप से स्थित माउंट हरमन भी शामिल है, जो दमिश्क से 40 किलोमीटर दूर है। कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि इजरायली सेना सीरिया की राजधानी दमिश्क से लगभग 12 किलोमीटर दूर रह गई है। इधर नेतन्याहू ने 99 दिनों में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कोई भी हमारे साथ शांति से रहना चाहता है, हम उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं और जो कोई हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसका हाथ काट देंगे। אנחנו רוצים יחסים תקינים עם המשטר החדש בסוריה. אבל אם המשטר הזה יאפשר לאיראן לחזור להתבסס בסוריה, או יאפשר העברת נשק איראני או כל נשק אחר לחיזבאללה, או יתקוף אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה. אנחנו נגבה ממנו מחיר כבד. מה שקרה למשטר הקודם, יקרה גם למשטר הזה. तुर्की का डबल गेम, सीरिया में फंसा कमांडर जूलानी। हैरानी की बात तो यह है कि सीरिया के असद परिवार का पतन करने वाला इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस भी इजरायली हमलों के सामने बेबस नजर आ रहा है। कुर्द लड़ाकों को बेरहमी से मारने वाला कमांडर अबू मोहम्मद अल जूलानी भी समझ नहीं पा रहा है कि इजरायली सेना से कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि तुर्की ने अब कमांडर जूलानी के साथ ऐसा खेला कर दिया है जिसकी वजह से सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस बुरी तरह से फंस गया है। यानी तुर्की अब हयात तहरीर अल शाम का साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजरायल ने अमेरिका पर दबाव बनाया है कि अगर सीरिया पर हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस की सरकार आई तो पूरे मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस की तरह हमले होंगे और कमांडर जूलानी दूसरा बगदादी साबित होगा। जरा 42 साल के कमांडर अबू मोहम्मद अल जूलानी की ये नई तस्वीरें देखिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में अल शफीई मस्जिद से निकलते वक्त कमांडर जूलानी थोड़ा तनाव में दिख रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अचानक तुर्की अमेरिका ने एचटीएस से दूरी बनानी शुरू कर दी है। खुद कमांडर जूलानी ने मीडिया के सामने बोलते हुए जो कहा वो दिखाता है कि अमेरिका, तुर्की और इजरायल मिलकर सीरिया में बड़ा खेल शुरू कर चुके हैं।
المعركة يا أخواني كانت يعني صحيح أنتم شاهدتموها سهل، لكن يعد لها الكثير يعني، والحمد لله الله عز وجل من علينا، وكنا نحن يعني أضعف من العدو بكثير، لكن السلاح الذي قاتلنا به هو سلاح تصنيع محلي. نحن يعني بذلنا جهد كبير حتى يعني ملكنا هذا السلاح من عرق جبين، حتى المال الذي أنفقناه هو من عرق جبين.